नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तो पहली खबर पटना से है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक अहम बैठक हुई। आपको बता दें कि सीपीआई, सीपीआईएम और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बैठक में मौजूद रहे। बता दें कि सीपीआई और सीपीआईएम के सभी बड़े नेता बैठक में शामिल रहे। जगदानंद सिंह को सीटों की लिस्ट भी सौंपी गई। बता दें कि आज सीपीआई, सीपीआईएम और आरजेडी की अहम बैठक हुई और इस बैठक में सीपीआई, सीपीआईएम यानी वाम दलों के नेताओं ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को सीटों की लिस्ट को सौंपा। इस बैठक में तमाम बड़े नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये अहम बैठक की गई। तो सीपीआई, सीपीआईएम और आरजेडी की अहम बैठक हुई। बता दें कि इस बैठक में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह मौजूद रहे और सीपीआई, सीपीआईएम के कई बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल रहे। बता दें कि दोनों पार्टियों ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को सीटों की लिस्ट भी सौंपी। तो बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज सीपीआई, सीपीआईएम और आरजेडी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह मौजूद रहे और सीपीआई, सीपीआईएम के नेताओं ने जगदानंद सिंह को सीटों की लिस्ट सौंपी। तो यह अहम बैठक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज हुई, जिसमें सीपीआई, सीपीआईएम और आरजेडी के नेता मौजूद रहे और इस पर अधिक जानकारी देंगे हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी मरगूब आलम। मरगूब जी, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज अहम बैठक हुई, किस मुद्दे पर आज चर्चा हुई इसमें? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के निश्चित तौर पर आज एक बड़ा घटनाक्रम उस समय हुआ जब सीपीआई के नेता पहुंचकर राजा दौखी और वहां जगदानंद सिंह के साथ उनकी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। उस मीटिंग में उन लोगों ने अपने तरफ से सूची सौंप दिया। सीपीआई ने भी सौंपा और सीपीएम ने भी सौंपा और सूची सौंपने के बाद सीट शेयरिंग पर उनकी चर्चा खत्म हो गई। जब सीट शेयरिंग के बाद, जब मीटिंग के बाद वो निकले और जब कशिश न्यूज से उनसे पूछा तो रामनाथ पांडे ने कहा कि सीट शेयरिंग की बात खत्म हो गई। हम लोगों ने ये बात आज पक्की तौर पर डील कर ली है। हम लोगों ने यह समझौता कर लिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 245 सीटों पर, जिन सीटों पर महागठबंधन का उम्मीदवार होगा, उन सीटों पर हम लोग एक दूसरे को सहयोग करेंगे और जिताएंगे और एनडीए को किसी भी हालत में हराएंगे। तो आज की महत्वपूर्ण बैठक में इस बात पर फैसला हो गया कि वाम दल में सीपीआई, सीपीएम और राजद और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सीटों की सीट शेयरिंग पर जो सहमति थी वो आज अंतिम रूप दे दिया गया और वाम दल ने कह दिया कि अब हम महागठबंधन में हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 245 सीटों पर हम लोग साथ चुनाव लड़ेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे और एक दूसरे कैंडिडेट को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे और एनडीए को सत्ता से बाहर करेंगे। जी तो मरगूब, कितने सीटों पर सीपीआई और सीपीआईएम के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो लड़ेंगे? क्या इसकी जानकारी कुछ मिल पाई है? देखिए, जो हमारे सूत्र बता पा रहे हैं, इन लोगों ने तो खोला नहीं, लेकिन सीपीआई ने अपनी तरफ से लगभग 20 उम्मीदवारों की लिस्ट दी है। सीपीएम ने भी लगभग 20 से 22 उम्मीदवारों की लिस्ट दी है। लेकिन एक बात समझिए अपनी रिश्मा, इन लोगों ने ये कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब हम लोग साथ लड़ेंगे, सीट शेयरिंग का मुद्दा खत्म हो गया। मतलब अगर 2-4-5 सीट इन लोगों को नहीं भी मिलेगा, अगर 2-4-5 सीट इन लोगों की बात नहीं भी बनेगी, तब ये लोग अब पीछे हटने वाले नहीं है। महागठबंधन में वामदल, सीपीआई, सीपीएम
साथ चुनाव लड़ेंगे और इन लोगों ने घोषणा कर दिया कि सीट शेयरिंग की बात खत्म हो गई, हम लोग साथ लड़ करके एनडीए को चुनाव। तो बिल्कुल आज विधानसभा चुनाव को लेकर कह सकते हैं कि ये बैठक काफी अहम थी और उसमें सीपीआई, सीपीआईएम और आरजेडी की अहम बैठक हुई। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मरगूब। और अब खबर पटना से है, जहां जेडीयू के एससी एसटी विधायकों ने भी एक बैठक की। मुख्यमंत्री नीतीश की रैली को लेकर ये बैठक की गई। ये बैठक मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर हुई। बता दें कि अशोक चौधरी, महेश्वर हजारी इस बैठक में शामिल रहे। उनके साथ रमेश ऋषि देव सहित कई अन्य नेता और विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि 6 सितंबर को ये जेडीयू की वर्चुअल रैली होने वाली है और इसी को लेकर ये बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री 15 साल के काम का हिसाब देने वाले हैं। बैठक में फिर से एनडीए सरकार बनने का दावा किया गया है। बता दें कि एससी एसटी के लिए सबसे ज्यादा काम हुए हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र साहिल जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जेडीयू की एक अहम बैठक हुई है, किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई? देखिए, जेडीयू की जो आज बैठक थी वो काफी महत्वपूर्ण थी। खासतौर पर जितने दलित विधायक हैं जनता दल यू के, वो इस बैठक में शामिल हुए थे। और 6 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वर्चुअल सम्मेलन है और उस सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर के साथ ही साथ चूंकि विधानसभा के चुनाव है उसको देखते हुए ये बैठक बुलाई गई। लेकिन साफ तौर पर ये जाहिर है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के पहले दलितों को मुख्य एजेंडा बनाया जा रहा है, दलित नेता इधर उधर जा रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं न कहीं एकजुटता दिखाने की जदयू की कोशिश की गई है, एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। और इसी को देखते हुए आज मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर दलित विधायकों की बैठक बुलाई गई थी और इसमें विधायक और सांसद और साथ ही साथ जो प्रदेश के जितने दलित नेता हैं वो सारे लोग इसमें शामिल हुए थे। जी, तो बिल्कुल आज एक अहम मुद्दे को लेकर इस पर चर्चा हुई है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। तो बिहार की 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी जाप पार्टी। अन्य सीटों पर गठबंधन के सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि पटना के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी जन अधिकार पार्टी। तो एक बार फिर आपको बता दें कि बिहार की 150 विधानसभा की सीटों पर जाप चुनाव लड़ने वाली है। अन्य सीटों पर गठबंधन के सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। पटना के सभी सीटों पर जन अधिकार पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। तो पटना में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की घोषणा हुई है। बता दें कि बिहार सरकार को 7 दिनों की चेतावनी दी गई है। मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल करने की चेतावनी दी है। चिकित्सकों के कैरियर के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। बता दें कि पीजी छात्रों के स्टाइपेंड सहित कई अन्य मांगों को लेकर आज ये चेतावनी दी गई है। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने यह घोषणा की है कि बिहार सरकार को 7 दिनों की चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल करेंगे। चिकित्सकों के कैरियर के साथ खिलवाड़ करने का आरोप है। तो वहीं पीजी छात्रों को स्टाइपेंड को संशोधित करने की मांग की गई है। तो बता दें कि कई अन्य और मुख्य मांगों को लेकर हड़ताल करने की घोषणा है। और अब बिहार में कोरोना के आंकड़ों पे नजर डालेंगे। बिहार में कोरोना के 1860 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। तो इसी के साथ कोरोना के 21,431 एक्टिव केस मौजूद हैं। पटना में 296, मुजफ्फरपुर में 103 नए केस की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि अब तक कुल 1,09,696 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो कोरोना से मौत की संख्या भी राज्य में 662 हो चुकी है। सूबे में मरीजों का रिकवरी रेट 85.13% है।
और अब झारखंड में कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालेंगे। झारखंड में 1365 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुवार को 10 संक्रमितों की मौत हुई और अब तक 6,73,245 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। आपको बता दें कि 23,119 कोरोना मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं और राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 34,676 है। और अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता निलय जुड़े हुए हैं। निलय, झारखंड में फिर से एक बार 1365 नए मरीजों की पुष्टि हुई। क्या लगता है कब तक इन आंकड़ों पर कंट्रोल किया जा सकता है? जी देखिए, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अभी 1300 से भी ज्यादा मरीज नए मिले हैं और आज भी ये संख्या जो है वो बहुत कम होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि जो अंतिम आंकड़े जो आते हैं वो रात 7-8 बजे के बाद ही आते हैं, लेकिन जो अभी तक जो इनपुट मिले हैं उनकी संख्या भी काफी है और 500 से 600 की संख्या तक जो हमें पता चली है वो है। हालांकि मैं फिर से बता दूं कि अभी अंतिम आंकड़े 7 बजे के बाद ही जो स्वास्थ्य विभाग है वो जारी करती है, लेकिन इन आंकड़ों में कमी आने के आसार दिख नहीं रहे, बल्कि बढ़ते ही जा रहे हैं। और सबसे बुरी हालत जो है वो राजधानी रांची की है, जहाँ लगातार कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं, जबकि टेस्ट भी अब काफी संख्या में हो रहा है। पहले जितने टेस्ट होते थे उससे ज्यादा अब लगभग 40,000 टेस्ट औसतन अब हो रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि लोगों को अब कोरोना से लड़ने की जो ताकत है वो बढ़ती जा रही है, जो संसाधन है वो भी बढ़ रहे हैं और अब जल्द से जल्द इसका निजात पाया जाए। हालांकि सरकार जो प्रयास कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि वो जो भी बचने के उपाय है, चाहे वो सामाजिक दूरी हो, चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन की बात हो, तो उन सारी जो प्रक्रियाएं हैं उसका पालन भी वो कर रहे हैं। इसके बावजूद ये बढ़ती ही जा रही है बीमारी, क्योंकि अलग अलग राज्यों से भी लोग आ रहे हैं और जो यहाँ पे जो गैदरिंग है, चाहे वो बाजार की बात करें या फिर बात करें, कहीं ना कहीं ऐसा पूरी तरह से जो सामाजिक दूरी का सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन होना चाहिए पा रहा है और जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी पूरी तरीके से तैनात कर चुकी है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से झारखंड में कोरोना आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसमें जरूरत है कि नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपनी सुरक्षा के जिम्मेदार खुद बने। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निलय। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई होने वाली है। बता दें कि 11 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता है लालू प्रसाद यादव। तो बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई होने वाली है। 11 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता है लालू प्रसाद यादव। और इस पर अधिक जानकारी देंगे रांची से हमारे संवाददाता संदीप। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की जमानत पर सुनवाई होने वाली है, क्या अधिक जानकारी है? लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता हैं और आज उनके एक मामले में जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी और यह पूरा मामला चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा हुआ था। सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई होने वाली है। 11 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज किया है। चुनाव टालने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर इस संबंध में कहा कि इस संबंध में चुनाव आयोग के पास जाए, हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। और इस पर अधिक जानकारी लेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष आनंद से। मनीष जी, विधानसभा चुनाव को रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, तो माना जा सकता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
देखिए शर्मिला, जब 21 तारीख को चुनाव आयोग ने जो चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी किया था और उसके बाद जो है वो और ये संकेत दे दिया था कि चुनाव जो है वो अपने समय से होंगे, क्योंकि बिहार में विधानसभा के अलावा 53 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है और बिहार की एक लोकसभा सीट वाल्मीकि नगर, वहां भी उपचुनाव होना है। तो इन सब जगहों पर पिछले कई महीनों से चुनाव पेंडिंग है। 7 सितंबर तक इन सब जगहों पर चुनाव को टाल दिया था चुनाव आयोग ने, लेकिन अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि चुनाव कब और कैसे कराना है ये चुनाव आयोग का अधिकार है और चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट कोई दखल नहीं देती। तो ये अब माना जा सकता है कि चुनाव जो है वो बिहार में चुनाव में जो कोर्ट का जो अरंगा लगाने की बात हो रही थी वो अब कोर्ट की तरफ से भी किसी भी तरह का कोई दखल नहीं दिया जाएगा और चुनाव अपने निश्चित समय से ही होगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर में भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। नीट और जेईई परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका दायर किया। बता दें कि 17 अगस्त को कोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार किया था। झारखंड, बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र ने ये याचिका दायर की थी। कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षा को टालने की मांग की गई थी। और इस पर अधिक जानकारी हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष जी देंगे। मनीष जी, नीट और जेईई परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी, इस पे क्या अधिक जानकारी मिल रही है अभी? देखिए, पिछले कई दिनों से परीक्षा को लेकर जो है सरकार और विपक्ष के बीच जो है वो एक तरीके से तानातानी चल रही है। सरकार ये कह रही है कि परीक्षा लेना जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि जो परीक्षार्थी हैं उनका 1 साल बर्बाद नहीं है। वहीं विपक्ष का ये कहना है कि चूंकि कोरोना की महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, ऐसे में अगर परीक्षा लिया जाता है तो छात्रों के सुरक्षा से, उनके स्वास्थ्य से एक तरीके से खिलवाड़ होगा। तो इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन पहले सोनिया गांधी की अध्यक्षता में 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक की थी। उसमें यह तय हुआ था कि ममता बनर्जी ने ये बात कही थी कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए इस परीक्षा को टालने को लेकर। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हाँ, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो हमें प्रधानमंत्री से इसको लेकर निवेदन करना चाहिए। और 2 दिन पहले ही हेमंत सोरेन ने इसको लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, लेकिन वहां से भी कोई प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री निशंक को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन किसी तरह का कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। तो आज 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका जाहिर की है। क्योंकि इससे पहले भी 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए परीक्षा को टालने से इनकार कर दिया था। तो एक बार फिर से पुनर्विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इन 6 राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से याचिका दायर की गई है। बिल्कुल मनीष जी, क्या लगता है जिस तरीके से जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं वो रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, कई छात्र हैं, कई शिक्षक भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि रद्द होनी चाहिए परीक्षा कोरोना काल में, क्या लगता है कि जो नीट और जेईई की परीक्षा है क्या वो रद्द हो पाएगी? देखिए, जिस तरीके से सरकार का रुख है और कल शिक्षा मंत्री ने भी जिस तरीके से बयान दिया और सरकार की ओर से तमाम मंत्री और कई वरिष्ठ नेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि परीक्षा अपने नियत समय से ही होगा। और विपक्ष भी आज खासकर कांग्रेस इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश करी और कांग्रेस ने आज पूरे देश भर में प्रदर्शन भी किया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भी थोड़ी देर पहले बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों के भविष्य को देखते हुए परीक्षा पर पुनर्विचार करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि छात्रों की सहमति, अगर छात्र चाहते हैं कि परीक्षा हो तो हो, अगर छात्र नहीं चाहते हैं तो परीक्षा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तय है कि छात्रों का क्या मत है इसका कोई स्पष्ट मापदंड नहीं है, इसलिए ये आप तय मानिए कि परीक्षा अपने नियत समय से ही होगा। हालांकि परीक्षा को लेकर कई तरह की रुकावटें भी हैं, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन लगा हुआ है और झारखंड में अभी तक
बसों को और होटलों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई। तो इन दो स्टेट में जिन स्टेट में खास तौर पे लॉकडाउन है या कोरोना को लेकर सख्ती है, वहाँ कैसे परीक्षार्थी परीक्षा दे पाएंगे, वो एक बड़ा सवाल बना हुआ है अभी भी। बिल्कुल, अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है और क्या नीट और जेईई की परीक्षा रद्द होती है। इस पर अधिक जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी। विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी और ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। बता दें कि 30 सितंबर तक परीक्षा कराने के यूजीसी सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। कॉलेज की परीक्षाएं टालने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यूजीसी के योजना के मुताबिक कॉलेजों को अंतिम वर्ष की परीक्षा लेनी होगी। आपदा प्रबंधन कानून के तहत राज्यों को परीक्षा टालने का अधिकार है। बिना परीक्षा कराए जाने वाले छात्रों को पास नहीं किया जा सकता। परीक्षाओं की तारीख बढ़ाने के लिए राज्य यूजीसी से आग्रह कर सकते हैं। और अब खबर मुंबई से है, जहां सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में डीआरडीओ में रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की 3 टीम पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि सीबीआई की एसपी रिया से पूछताछ कर रही थी। करीब 1 घंटे तक रिया से पूछताछ हुई। सीबीआई की एक टीम शौविक चक्रवर्ती यानी रिया चक्रवर्ती के भाई से भी पूछताछ कर रही थी। तो खबर पटना से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नल जल और नाली गली योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। योजनाओं पर 814 करोड़ से ज्यादा के खर्च हुए हैं। 2525 वार्ड में योजनाओं का उद्घाटन हुआ। नल जल से 2 लाख परिवारों को इससे फायदा होगा। तो बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नल जल और नाली गली योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। योजना शुरू करने में कई बाधाएं आईं, ऐसा नीतीश कुमार ने कहा। उन्होंने कहा कि हर वार्ड तक शुद्ध जल पहुंचाने का योजना बना और इसके बाद शहर में ये अमृत योजना के तहत काम हो रहा है। और अब खबर बोकारो से है, जहां रिश्वत लेते रंगे हाथ एएसआई को गिरफ्तार किया गया। एसीबी की टीम ने चास मुफस्सिल थाना में कार्रवाई कर एएसआई को गिरफ्तार किया। कोर्ट में केस डायरी भेजने के नाम पर घूस ले रहा था एएसआई। तो बता दें कि खबर बोकारो से है, जहां रिश्वत लेते रंगे हाथ एएसआई को गिरफ्तार किया गया। एसीबी की टीम ने चास मुफस्सिल थाने में कार्रवाई कर एएसआई को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कोर्ट में केस डायरी भेजने के नाम पर रिश्वत ले रहा था एएसआई। तो आपको बता दें कि रिश्वत लेते रंगे हाथ एएसआई को गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की टीम ने चास मुफस्सिल थाने में कार्रवाई कर गिरफ्तारी की है। कोर्ट में केस डायरी भेजने के नाम पर एक शख्स से रिश्वत ले रहे थे एएसआई। और इस पर अधिक जानकारी के लिए बोकारो से हमारे सहयोगी संजीव फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। संजीव, रंगे हाथ एएसआई को गिरफ्तार किया गया है, इस पे क्या अधिक कार्रवाई कर रही है एसीबी की टीम? मैं आपको बता दूं कि एएसआई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब फाइल बढ़ाने का नाम 3000 रुपए की घूस मांगे गए। और पूर्व से ही जिन लोगों ने थाने में आवेदन दिया था, उन्होंने पहले एसीबी टीम को बता दिया था, क्योंकि ये लगातार फाइल को आगे बढ़ाने के लिए 3000 की घूस मांग रहे थे। जिसके बाद जैसे ही पैसा देने के लिए गए, एएसआई को ये लोग एसीबी टीम मौजूद थी, उसको पकड़कर गिरफ्तार कर धनबाद लेके चली गई है। जी बिल्कुल, तो आपको बता दें कि एएसआई को धनबाद लेकर एसीबी की टीम गई है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया संजीव। और अब खबर हजारीबाग से है, जहां प्रभुनाथ सिंह मामले में आज सुनवाई हुई। प्रभुनाथ सिंह दीनानाथ सिंह की सजा बरकरार रहेगी, तो वहीं तीसरे आरोपी रितेश सिंह को बरी किया गया। बता दें कि हजारीबाग कोर्ट ने सभी को उम्र कैद की सजा दी थी।
खबर लखीसराय से है, जहां तालाब में 3 बच्चे डूबे, जहां स्थानीय लोगों ने 2 बच्चों को सुरक्षित निकाला। वहीं एक बच्चे की स्थिति नाजुक है, तो इलाज के लिए दोनों को अस्पताल भेजा गया है। तो आपको बता दें कि एक बच्चा अब तक लापता है और उसकी खोज जारी है। मानिकपुर थाना के लक्ष्मीपुर गांव की यह घटना है। और अब खबर पटना से है, जहां कांग्रेस पार्टी ने जमकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन इनकम टैक्स कार्यालय के बाहर हुआ। बता दें कि जेईई नीट परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में परीक्षा कराना उचित नहीं है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कशिश न्यूज।